हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। आपको एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बतानी है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी, उसके केस में अगर आपके पास ओमेगा, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो फिर ये पूछ रहा है आपसे कि इंस्टेंटेनियस पावर जो एब्जॉर्ब होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी, 3 ओमेगा होगी या ओमेगा/2 होगी, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, एक बेसिक सी बात है। जब भी देखिए आप किसी भी सर्किट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो आप ये समझिए कि अगर आप, अच्छा ये समझिए आप आर एल सी कुछ भी सर्किट एलिमेंट हो तो हमेशा आप ये समझिए, अगर सिंपल आर को लेके चलूँ मैं, ये आर को लेके, ये आपकी अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म है, मैंने आपको ये ग्रीन पेन से लिखी है, ये अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म है तो आप ये समझिए ये वोल्टेज की वेव फॉर्म कैसे बनी। अगर ये अक्रॉस रजिस्टर अब वोल्टेज आपने लगाई सपोज, तो करंट कैसे फ्लो होगा, सेम फेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सेम फेज में। जहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हुई वहीं पर करंट स्टार्ट होगा, और जहाँ से वोल्टेज फिनिश होगी वोल्टेज की वेवफॉर्म, वहीं से करंट की वेवफॉर्म भी फिनिश हो जाएगी। क्योंकि रजिस्टर के केस में वी और आई किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं? सेम फेज में। तो आपको ये देखना है कि आपको पावर की, जो पावर एब्जॉर्ब है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। किसकी बतानी है? पावर एब्जॉर्ब की। देखिए ये आई का वेवफॉर्म है, यहाँ पर पॉजिटिव वी है, ये पॉजिटिव वी है, ये पॉजिटिव आई है, तो पावर बनेगी पॉजिटिव। सिमिलरली ये आपकी नेगेटिव वोल्टेज है और ये नेगेटिव करंट है, तो जो पावर फिर पॉजिटिव आएगी। जब तक वोल्टेज और करंट अपने एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, पावर अपने 2 साइकिल कंप्लीट कर रही है, पावर अपने 1 साइकिल 2, तो पावर के डबल हो जा रहे हैं। मतलब अगर आप ये समझिए, अगर वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 50 हर्ट्ज है, कितनी है? 50 हर्ट्ज, सो जो पावर की फ्रीक्वेंसी होगी वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज, ठीक है जी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो डबल हो जाएगी। तो आप ये देखिए, अगर पावर की फ्रीक्वेंसी जो आपकी एंगुलर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो पावर की फ्रीक्वेंसी उसका डबल करना है ना। देखो 50 का डबल करके आपने 100 कर दिया ना, इसका ये को आपको टाइम पीरियड तो निकालना आता है, एक पूरी कंप्लीट वेव फॉर्म। जब सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो देखो सेम पैटर्न, देखो ये आपकी वेव फॉर्म यहाँ तक वोल्टेज की, नेक्स्ट वोल्टेज की वेव फॉर्म फिर यहाँ तक होगी 4 पाई तक। तो लेकिन पावर का तो सेम पैटर्न 0 से पाई तक ही कंप्लीट हो पा रही है ना। जब तक वोल्टेज अपना एक वेव फॉर्म 0 से 2 पाई तक कंप्लीट कर रही है, एक पैटर्न, पावर अपने उसी तरह के 2 पैटर्न कंप्लीट कर पा रही है, तो इसका मतलब डबल हो गई। तो पावर कितनी आ जाएगी? 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 2 ओमेगा आएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा। सिंपल है। एसएससी जे 2013 का क्वेश्चन है, उसने बस यही पूछा कि पावर एब्जॉर्ब का कंसेप्ट क्या होगा। एक और है क्वेश्चन आगे भी है इसमें, मुझे लगता है समझ में है क्या, नहीं है, नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब मुझे लगा था एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जब आपको 50 हर्ट्ज वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पावर की फ्रीक्वेंसी उस केस में कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। वो लिखवा भी दिया मैंने, क्वेश्चन ही करा दिया आपको डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है? ये कई बार एग्जाम में यूनिट को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को यूनिट सारे आने चाहिए, खासकर मैग्नेटिक सर्किट के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का तो ठीक है, ईएमएफ, रेजिस्टेंस ये सब पता होते हैं। मैग्नेटिक सर्किट के एमएमएफ का यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट, एमएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो भी यूनिट्स हैं आपके, रिलक्टेंस के यूनिट, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ये सारे यूनिट के पोल, जो पोल होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका यूनिट क्या है, वो किस में मेजर होता है? एम्पियर मीटर में मेजर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यूनिट्स के क्लियर होने चाहिए भाई, ये एक जगह आप नोट करके रखें, ठीक है। चलिए जब मैं कोई क्लास लूँगा तो सारे नोट्स आपको एक जगह लिखवा दूंगा, ठीक है। तो एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है? ठीक है, आप ये बताइए मुझे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आई क्या होता है? Q/T, dQ/dt जब इंस्टेंटेनियस करंट हो तब लिखते हैं, ठीक है। I = Q/T। आप ये बताइए कि मुझे एम्पियर सेकंड का यूनिट क्या है? ईएमएफ तो हो नहीं सकता, पावर भी नहीं है, एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज में, इसमें देखते हैं चार्ज की वैल्यू क्या होगी। क्यू किसके इक्वल होगा? इसका मतलब क्या? क्यू होता है I × T। आई किस में मेजर होता है? एम्पियर में। किस में? एम्पियर, एम्प भी बोलते हैं। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नो डाउट चार्ज को कूलम में हम मेजर करते हैं, यस,
कूलाम में मेजर होता है चार्ज। एक कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उनको ऑनर करने के लिए चार्ज का यूनिट कूलाम में हम शो करते हैं, लेकिन एम्पियर सेकंड भी तो बन गया एक्सप्रेशन वाइज। क्या इक्वल टू आई इंटू टी, आई क्या है एम्पियर और सेकंड इज द टाइम यूनिट, तो एम्पियर सेकंड कहीं है। अच्छा एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रिवर्स पूछ लिया ना इसने, एम्पियर सेकंड पहले दे ही दिया, एम्पियर सेकंड पूछा तो किसका आ गया, चार्ज का। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा अगर चार्ज मैं चार्ज के तो निकाल रहा था, वो क्या आ गया, एम्पियर सेकंड ही तो आया, सो नो इशू। द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसमें साइनसोइडल वोल्टेज गिवन है आपको वीआर और वीएल के क्रॉस 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, मतलब टोटल वोल्टेज जो सप्लाई से वोल्टेज हमें गिवन है वो आपने कैलकुलेट करनी है। आपको बताया था मैंने, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया था प्रीवियस क्लासेस में, देखना कि एक आरएलसी सीरीज और एक आरएलसी पैरेलल, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया ना तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल है, हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। क्या होगा देखो, आप ये समझिए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैंने कहा था ना कि फेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये फॉर्मूले आपको क्लियर है, ये फॉर्मूला आप रिमेंबर रखें, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये बताइए आपको क्या गिवन है, वी आर के क्रॉस, ये वी आर और वी एल के क्रॉस, वी आर के क्रॉस आपको वोल्टेज गिवन है 3 वोल्ट, वी एल के क्रॉस रिस्पेक्टिवली कितनी है 4 वोल्ट। आपको सप्लाई वोल्टेज निकालनी है वी एस, आपको वी आर और वी एल गिवन है, वी आर और वी एल। देखिए मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटमेंट होगा जब मुझे पता चलेगा कि मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, और होता भी ऐसा है, एक्साइटमेंट मुझे तभी होती है कि आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल इस सीरियस मोड में पढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे एक्साइटमेंट तभी होने वाली है, आप समझ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है उस दिन जब स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सिलेक्शन हो गया, ठीक है जी, और बहुत दुख होता है मुझे इस बात को लेके कि उन स्टूडेंट्स जिनकी मुझे होप होती है कि इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन वो गलतियाँ छोटी छोटी कराते हैं। क्या गलतियाँ वो करते हैं, रिवीजन अपडेट नहीं करते, राइट, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते, उनको आता सब है, वो मेरे साथ आएंगे, डिस्कशन करते हैं मेरे साथ, फिजिकल क्लासेस में डिस्कशन अच्छे से करते हैं, उनको पता सब होता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। व्हाट डू यू मीन बाई प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन सपोज आपने 50 क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके सेलेक्ट कर लिए, वो क्वेश्चन अब जितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार आप कर करके इसको देख रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड सिंपल प्रैक्टिस। अब वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो प्रैक्टिस हम वो है क्या, वो समझ में नहीं आती। एक क्वेश्चन को 10 बार आप कर लें, आज कर लें, 10 दिन बाद कर लें, या बीच में एक आज कर लें, 2 दिन बाद छोड़ के कर लें, फिर 2 दिन बाद फिर छोड़ के, सेम क्वेश्चन, एक अलग अलग तरह के क्वेश्चन नहीं, सेम ही क्वेश्चन, मतलब एक टाइप, जैसे 10 क्वेश्चन है उनमें से एक टाइप निकाल लिया, अगले 10 क्वेश्चन है उनमें से एक टाइप निकाल लिया। उस तरह के क्वेश्चन जब आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ट्राई करेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, राइट। चलिए वी आर कैलकुलेट करना है, सॉरी टोटल वोल्टेज वी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर वी आपको वी आर और वी एल गिवन है, सी तो नहीं है, तो जो नहीं है तो जीरो कर देंगे, वो तो नहीं है, हमारे पिक्चर का पार्ट नहीं है, तो वी आर और वी एल, तो यहाँ पर जीरो करा, वी आर माइनस वी एल माइनस जीरो, वी एल माइनस जीरो, वी एल का स्क्वायर आ जाएगा, इसके जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करें स्टार्ट, वी आर कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस वी एल कितना है 4 माइनस जीरो 4 का स्क्वायर, बताएं क्या बनेगा, 16 9 25 20 अंडर 25, इट विल बिकम 5। सो फाइंड आउट द अवेलेबल ऑप्शन, सो दिस इज द 5 वोल्ट इज द आंसर। और ये आप फॉर्मूला मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये प्रोसीजर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला आपको हमेशा रिमेंबर रहना चाहिए। ये आपका डाटा है, ठीक है, ये आपका डाटा है, ये डाटा लिखा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डाटा है, ठीक है। डाटा सिंपल निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर लिया, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको हमेशा किसी भी तरह का आरएलसी सीरीज सर्किट हो, आरएलसी सर्किट हो, एलसी सर्किट हो, सब के केस में वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, ओवरऑल वोल्टेज, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है जी। मतलब एसी सर्किट में फेजर सम वाला फॉर्मूला यही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज एट टी इन्फिनिटी एक्ट एज, बताया था आपको मैंने, ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है भाई। एक कैपेसिटर, एक ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, जैसे कि ये रजिस्टर है, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाया आपने, ठीक है, ये आपका ये सोर्स लगा दो, आप यहाँ से क्या लगा दो, सोर्स लगा दो,
आर ए सी। देखिए जब आप ये स्विच यहाँ पर लगाओगे ए पे एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, तो स्विच जब यहाँ आ जाएगा तो देखो होगा क्या, ये स्विच जब यहाँ आ जाएगा ऐसे आ जाएगा तो ये सर्किट इस तरह से करंट यहाँ पर करंट फ्लो होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? करंट का फ्लो। आप सोच रहे करंट का फ्लो कब होगा? क्या करंट का फ्लो पहले से हो रहा था? नहीं। देखो अब अगर सर्किट ओपन है तो कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि स्विच यहाँ पर है, ओपन है। लेकिन जैसे ही स्विच आपने लगाया तो वायर बन गई और करंट फ्लो होना शुरू हो गया। करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्जिंग लेना शुरू कर देगा। जब ये जितना भी ये सोर्स है वीएस है, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, कैपेसिटर उतना ही चार्जिंग ले लेगा। लेकिन कब? टी इक्वल टू इन्फिनिटी में। और चार्ज होके क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्या होगा? चार्ज होके क्या हो जाएगा? ओपन। बताया था ना टी इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट। अरे फुली चार्ज, और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, सपोज ऐसे समझिए अगर यहाँ पर ये वोल्टेज ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना बन गया? 10 वोल्ट। कैपेसिटर ने भी कितना चार्ज होना है? 10 वोल्ट। कितना चार्ज होना है? 10 वोल्ट। तो यहाँ पर भी वोल्टेज आएगी 10 वोल्ट। और जब ये 10 वोल्ट हो जाएगा तो सर्किट में करंट कितना होगा? आई इक्वल टू जीरो। और सर्किट में करंट जीरो मतलब कैपेसिटर जो है यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो इसमें कोई है ओपन सर्किट का? ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, शॉर्ट सर्किट। देखिए एक कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज एट इक्वल टू इन्फिनिटी एक्ट एज ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स भी इसका आंसर हो सकता है भाई, वोल्टेज सोर्स, बट एक्चुअल में ये टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स है। क्या है? टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो कोई भी आपका जो, अगर ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अगर इसको मैं लिख रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो होता है जो इन्फिनिटी टाइम के लिए हमें एनर्जी दे। लेकिन कैपेसिटर हमें, जो कैपेसिटर है इस आर को, आर सपोज बल्ब है, इसको आर को एनर्जी दे सकता है। उसके लिए एक पाथ देना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से एक पाथ कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। अगर ये इसको अगर यहाँ टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स है तब इसका आंसर ये ठीक था। इसका आंसर अभी ओपन सर्किट में ही जाएगा। किस में जाएगा? ओपन सर्किट सोर्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। सिंगल फेज आरएल सर्किट, वोल्टेज सोर्स, उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 4 ओम ईच। आपको बताना है क्या? सर्किट में करंट लीड करेगा वोल्टेज से 45 डिग्री, या रिवर्स हो जाएगा, करंट लैग करेगा वोल्टेज से 60 डिग्री, या फिर नन ऑफ द अबव। ये कैसा क्वेश्चन है? फिर ये आरएल सर्किट का क्वेश्चन है। किसका है? आरएलसी सीरीज सर्किट का। किसका क्वेश्चन है? आरएल सीरीज का। आपको पता होना चाहिए जेड किसके इक्वल होता है? आर प्लस, मैं बार बार एक ही चीज लिखता हूं, एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सी आपको गिवन नहीं है, एक्सी छोड़ दो आप, तो जेड किसके इक्वल आएगा? सिंपल आर प्लस जे एक्सएल। एक ऐसा सब क्वेश्चन है जिसमें आर और एल दो सर्किट एलिमेंट सीरीज में लगे हुए। किसमें लगे हुए? सीरीज में। इस तरह का सर्किट है भाई, आर ये एल। ये हमसे कह रहा है क्या? आर, ये जो वोल्टेज है और जो करंट है, जो वोल्टेज है और करंट है, जो यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज बनेगी वी आर, और यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगी वी एल। ठीक है, उनमें क्या फेज डिफरेंस, क्या उनमें सेम फेज डिफरेंस होगा? क्या उनमें सेम फेज होगा? वो तो तब होता जब सारे सर्किट एलिमेंट रेजिस्टिव होते, तो लैग और लीड तो बनेगा, लैग और लीड तो बनेगा। दूसरी बात आप ये हमेशा याद रखें, जब भी इंडक्टर यूज होगा तो करंट हमेशा लैगिंग करेगा वोल्टेज से, करंट हमेशा लैगिंग करेगा वोल्टेज से। ऐसे तो सर्किट थ्योरी में मैंने इसका रीजन बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटर होगा तो फिर करंट लीड करेगा किससे? वोल्टेज से। अब अगर इंडक्टर के केस में हमेशा याद रखें, इंडक्टर के केस में आई लैग करेगा, अगर प्योर इंडक्टर है वी से बाई 90 डिग्री एग्जैक्टली। आई के केस में, इंडक्टर के केस में हमेशा आई करंट लैग करता है वोल्टेज से, या फिर ऐसे लिख दो वोल्टेज लीड करती है करंट से। करंट लैग द वोल्टेज, या मिल रहा है हमें ऑप्शन, करंट लैग द वोल्टेज। देखो इसका आंसर ये नहीं है और ये नहीं है। करंट लीड तो नहीं कर सकता, करंट लीड द वोल्टेज ए में लिखा हुआ है और करंट लैग द वोल्टेज, तो इसका आंसर या तो इसका आंसर बी है या इसका आंसर सी है, क्योंकि बी और सी में करंट लैग द वोल्टेज ही लिखे हुए हैं। करंट लैग द वोल्टेज, इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है? लैग करता है, ठीक है। करंट लीड द वोल्टेज तब करता जब एल की जगह क्या लिखा होता? सी। क्या लिखा होता? सी। सो see whenever the RC circuit is given to you, then we have the option is current lead the voltage, and what type of angle is there we will find later on। अभी पहले ये देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि करंट लैग और करंट लीड का कॉन्सेप्ट। इंडक्टर ऑलवेज करंट लैग एंड फॉर कैपेसिटर करंट इज ऑलवेज लीड द वोल्टेज बाय
if there is a pure, then it is if their circuit element is pure inductor, pure capacitor, then definitely it is 90 degree, it is 90 degree. ओके चलिए 90 डिग्री तो नहीं है क्योंकि L के साथ R भी लगा हुआ है. ओके वो एंगल निकाल लेते हैं. मैंने आपको बताया था इसको सोल्व करने का तरीका. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड बताएंगे इसका, जेड का मैग्नीट्यूड, जेड का मैग्नीट्यूड होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड आ गया, जिससे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस निकाल सकते हैं. और जेड का एंगल क्या होगा, वो होगा tan इनवर्स, ये सेम वैल्यू है ना आर की और एल की. हाँ जी आर देखो इसने कहा है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों 4 ओम है, ठीक है. tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, ये है रिएक्टेंस और ये है रेजिस्टेंस, ये 4 ओम दोनों सेम वैल्यू है. तो tan इनवर्स मैं फाई की बात कर रहा हूँ ना, जो फाई होगा, जो एंगल होगा फाई होगा, या जो जेड हमें एंगल निकालना है जिसको फाई हम कह रहे हैं, वो कितना होगा tan इनवर्स एक्सएल बाई आर. और ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फिर सेम है 4 है, tan इनवर्स 4/4, तो tan इनवर्स 1 आ रहा है. कितना आ रहा है tan इनवर्स 1. tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री. क्या होती है 45. इंडक्टर के केस में करंट लैग करेगा वोल्टेज से और एंगल आएगा 45 डिग्री. तो इसका आंसर ये बनेगा, करंट लैग द वोल्टेज बाई 45 डिग्री, करंट लैग द वोल्टेज बाई 45 डिग्री. कर लोगे भाई. कैपेसिटर होता चेंज कर देते, आरसी सर्किट होता, और फिर उसके केस में आता करंट लीड द वोल्टेज बाई 45 डिग्री. इफ देयर इज आरसी सर्किट देन आंसर इज ए और बी ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है. और बी ऑप्शन कब है, जब आरएल सर्किट हो. क्या हो, आरएल सर्किट. ठीक है जी. एक टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, टैंक सर्किट एक एलसी प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर को, जो ये एक तरह का फिल्टर होता है हमारे पास. टैंक सर्किट प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो वो बनता है हमारा एक टैंक सर्किट. प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में लगाएंगे उसको बोलते हैं हम टैंक सर्किट. ये फिल्टर की तरह हमारा एक काम करता है टैंक सर्किट, टैंक सर्किट. राइट. चलिए एक आरएलसी सर्किट दे रखा है, उसमें क्वालिटी फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है. आरएलसी सीरीज, देखिए आरएलसी सीरीज हो या आरएलसी पैरेलल हो, एक तो हमेशा याद रखना क्वालिटी फैक्टर आरएलसी और आरएलसी सीरीज और आरएलसी पैरेलल के अपोजिट होते हैं. जैसे कि अगर आप क्वालिटी फैक्टर निकाल रहे हो सीरीज के लिए, क्वालिटी फैक्टर किसके लिए, जैसे ओमेगा एल बाई आर, ये आरएल सर्किट का होता है. किसके लिए निकाल रहे हो, सीरीज के लिए, सीरीज सर्किट के लिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल बाई आर. और अगर पैरेलल सर्किट के लिए निकालोगे पैरेलल, तो ये हो जाएगा आर बाई ओमेगा एल. हमें क्वालिटी फैक्टर पूछा हुआ है आरएलसी कंपोनेंट की टर्म में. इनफैक्ट कई बार इस पे क्वेश्चन भी आता है, अगर आरएलसी सर्किट एलिमेंट को हम डबल कर दें कंपोनेंट को, देन न्यू क्वालिटी फैक्टर विल बी, वो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो लेटर ऑन वो क्वेश्चन भी हम करेंगे डेफिनेटली. सिंपल अभी तो ये बताया कि क्वालिटी फैक्टर क्या होगा आरएलसी सर्किट सीरीज एलिमेंट के केस में. ठीक है. और ये भी पता चल गया हमें कि सीरीज और पैरेलल में हमेशा रेसिप्रोकल में मिलते हैं. ठीक है. ओके. आप ये देखिए क्वालिटी फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर जो होगा, एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको, सॉल्यूशन कर लेते हैं. क्वालिटी फैक्टर होगा वो होगा ओमेगा एल बाई आर, क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं. ये अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पुट कर दूं तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा 1/√LC, यही होता है. अरे ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है रेडियन में 1/√LC, और ये हो गया आपका L/C. ठीक है. और आर तो है यहां पर, तो इसको सोल्व करो. आर को बाहर ले आओ, आर को बाहर ले आओ, और इस एल को ऐसे लिख लो √L और नीचे √LC. एक √L से एक √L कट गया, तो ये बना क्वालिटी फैक्टर 1/R√L/C, 1/R√L/C. समझ में आया. देखिए सर्किट एलिमेंट की टर्म में 1/R√L/C क्या किया आपने, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा L/R, ये सीरीज के केस में होता है. ओमेगा आर की वैल्यू रख दी 1/√LC, मैंने आपको बताया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेडियन में 1/√LC, सॉल्व करा 1/√LC 1/R इंटू में √L/C, आप इसका अवेलेबल आंसर है. ठीक है. तो मिल रहा है कोई ऑप्शन, देखो भाई क्या इसका आंसर है. ए इसका आंसर है भाई, ए. ओके. अच्छा ये पैरेलल यहां लिखा होता इन ए पैरेलल आरएलसी सर्किट, तो क्या करते, इसका रेसिप्रोकल कर देते, इसी वैल्यू का, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे. देखो अगर ये पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल के लिए, R/1, R को ऊपर 1 को नीचे, और C/L.
1 को नीचे वैसे कभी लिखने की जरूरत होती नहीं है, 1 को नीचे लिखने की जरूरत कभी होती नहीं है। तो ये बना R√C/L। है कोई ऑप्शन? देखो ये देखा है, यहाँ 1 भी तो लिख सकते हैं ना। ये कब होता है ये आंसर? डी। ये आंसर कब होता? जब यहाँ पर लिखा होता RLC पैरेलल, बट स्टिल इट इज सीरीज RLC सर्किट, देन अवेलेबल आंसर इज 1/R√L/C। डी ऑप्शन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द सर्किट इज पैरेलल RLC सर्किट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है जी, जिस भी तरह के आपको डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट इफ यू हैव, देन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और नोटिफिकेशन आपको अपडेट और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो भी रहता है वहाँ पर उसको प्रेस कर लें। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।